लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभावों के ज्ञान का शिक्षा में क्या लाभ होता है। इसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हमारा कंसेप्ट बना उससे ये पता चलता है कि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ दोनों की संतुलित मात्रा ज़रूरी है। अगर संतुलन अच्छा रहा तो द बेस्ट डेवलपमेंट प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो सबसे अच्छा विकास का उदाहरण हो सकता है वो चीज़ प्राप्त होगा। और अगर संतुलन नहीं बन पाया है तो निश्चित तौर पर विकास तो देखा जाएगा लेकिन उतनी मात्रा में विकास नहीं देखा जाएगा जितना कि हो सकता था। तो इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एक और फैक्ट हमको देखना ज़रूरी है जहाँ पर वैज्ञानिक कुछ भी कह नहीं पाते हैं। यानी पक्के तौर पर इस चीज़ के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा जा सका है। और वो ये है कि कुछ मौलिक गुण या कुछ मूल प्रवृत्तियों का विकास श्रेष्ठ रूप में वातावरण से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर दीजिए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट के एरियाज हैं जिसको द बेस्ट फॉर्म में अचीव नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग बाय बॉर्न कुछ शक्तियों को लेकर जन्म लेते हैं, तो जन्मजात शक्तियां जहां पर काम कर रही हैं उस एग्जाम्पल में पर्यावरण का महत्व कमतर करके आंका जाता है। जैसे एक ही संगीत विद्यालय है, वहां पर बहुत अच्छा संगीत का वातावरण तैयार किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उसकी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन क्या सभी गायक एक जैसे निकलते हैं वहां से? नहीं निकलते हैं। ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स एकेडमी की बात कर ली जाए, इवन आपका जो एरिया है, आपका एरिया मतलब टीचर्स ट्रेनिंग का एरिया है, वहां पर भी आप देखेंगे कि कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट तैयार क्यों नहीं कर दिया जाए, कुछ लोग बहुत आगे रहते हैं जहां तक बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो एनवायरनमेंट एक बड़ा फैक्टर जरूर है। अच्छे एनवायरनमेंट के मिलने से विकास होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विकास, तो उसके लिए आनुवांशिक तत्व का होना भी जरूरी होता है। यही वो पॉइंट है जहां पर आकर के पक्के तौर पर कुछ भी कहने से लोग बचते हैं। जैसे किसी में जन्मजात ही कलाकार बनने की योग्यता पाई जाती है, गायकी की योग्यता होती है, चित्रकारी की योग्यता होती है, स्वभाव से ही वो खोजी होते हैं, जिज्ञासु, क्यूरियस। किसी डॉक्टर को, डॉक्टर तो बहुत सारे लोग बनते हैं लेकिन कुछ ही लोग डॉक्टर के रूप में अपना नाम क्यों कमा पाते हैं? साइंटिस्ट के साथ भी यही है, लीडर के साथ भी यही है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे हैं, दुनिया भर के आईएएस आईपीएस हर साल रिक्रूट किए जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। ठीक यही बात इंजीनियर के लिए, मैनेजर के लिए और टीचर के लिए भी लागू होती है। कुल मिलाकर के इस फैक्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे कितनी भी खोज कर ली जाए, जन्मजात योग्यताओं से प्रेरित होकर के विकास के जिस आयाम को छुआ जा सकता है, उसके बारे में अभी तक इतनी ही राय बन पाई है कि वातावरण यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि लोग जन्म से प्रतिभा लेकर के आ रहे हैं। वातावरण का काम होता है कि उसको उस हद तक मदद करना जहां से वो अपने ऊंचाई को प्राप्त कर सके, जितनी पोटेंशियल उसमें है उसको अचीव कर सके, लेकिन है ही नहीं।
टैलेंट अगर किसी बच्चे में है ही नहीं तो जबरदस्ती आप उसको धक्का दे करके कहाँ तक पहुँचाएँगे? सीधी-सीधी बात समझ रहे हैं ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जन्म से भी लेकर के आते हैं। वातावरण वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता है। आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक गायक बहुत पॉपुलर हुई थी। उनका नाम आपने सुना होगा, रविंद्र जैन। जैन धर्म के फॉलोअर थे, हैं अभी भी जीवित हैं और तमाम तरह के जो रामायण, महाभारत ये सब के वीडियोज़ वगैरह बने उसमें गाना उन्होंने कंपोज़ किया है। फ़िल्म में म्यूज़िक उन्होंने दिया है और उनकी ख़ासियत है कि वो ब्लाइंड है। ठीक है? वो एक नैसर्गिक प्रतिभा है उनके अंदर, नेचुरल चीज़ वो जन्मजात लेकर के आए हैं, तो कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकती। तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन के आधार पर एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो एक्सेप्शन को हम लोग रूल का पार्ट नहीं मान सकते। आप सीधा इतना मानिए कि जन्मजात प्रतिभा लेकर के कुछ लोग आते हैं, जो किसी भी पर्यावरण का मोहताज नहीं होते, अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। स्टूडेंट के मामले में भी ऐसा होता है और टीचर्स के मामले में भी ऐसा होता है। कुछ टीचर नेचुरल टीचर होते हैं, जन्मजात प्रतिभा होती है उनमें पढ़ाने की। कुछ भी उठाएँगे कहीं से भी आपको समझा देंगे और आपको बात समझ में आ भी जाएगी। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं इस योग्यता को। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ बता पाते हैं। तो जो जन्मजात है, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, सीधी-सीधी बात। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण के ज्ञान की क्या उपयोगिता है? यूज़ क्या है? जैसे आप लोग टीचर बन के जाएँगे, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का उपयोग कहाँ पर इस सिद्धांत का, इस नॉलेज का उपयोग आप कहाँ पर करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और अस्थायी भावों में उचित परिवर्तन लाने में। मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और अस्थायी भावों में उचित परिवर्तन लाने के लिए। देखिए होता क्या है कि अगर एक टीचर को जेनेटिक्स का नॉलेज हो, आनुवांशिकता का ज्ञान हो, तो वो इस बात को समझ सकता है कि कोई स्टूडेंट किस तरह के मूल प्रवृत्तियों से युक्त है। यानी उसके मूल प्रवृत्तियों का संगठन किस प्रकार निर्मित हुआ है, इस चीज़ की जानकारी उसे होगी। दूसरा है कि संवेगों को किस तरह से संतुलित किया जा सके। नियंत्रित करना एक गलत शब्द कहलाएगा। संवेगों को नियंत्रित करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है संतुलन में बनाए रखना। ठीक है, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कंट्रोल, चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है हमारा उसके खिलाफ हो जाता है कहीं न कहीं। आप किसी बच्चे को ये तो नहीं कह सकते अपने गुस्से को दबाओ, अपनी खुशी को छुपाओ, ऐसा नहीं कह सकते। संतुलित बनाए रखो, ये ज़्यादा सही होता है। तो ध्यान ये आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, ठीक है, अभी आएगा। थोड़ा नेटवर्क का आज रहेगा इश्यू। क्या आवाज नहीं आ रही? नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सर रहेगा। सर मूल प्रवृत्ति सर क्या है सर? इसको कहेंगे मूल प्रवृत्ति? इसको तो हमने डिस्कस भी कर लिया है और मैंने ग्रुप में इसका नोट्स भी भेजा है। मैकडूगल का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने भेज दिया है। पहले आप उसको खोजिए, उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। शॉर्ट में आप ये समझिए मूल प्रवृत्ति हम उसको कहते हैं जिस प्रवृत्ति को हम जन्म से लेकर के आए हुए हैं। हमें ये सीखना नहीं पड़ा, हमारे अंदर ये इनबिल्ट फॉर्म में मौजूद है। जैसे रोना, सांस लेना, सुनना, रोना, ये सब कुछ। तो संवेगों पर संतुलन कैसे बना करके रख सकता है कोई स्टूडेंट, इस चीज का ज्ञान आपको रहेगा अगर जेनेटिक्स को आपने समझ लिया है।
इसके साथ साथ अस्थाई भावों में परिवर्तन लाना। देखिए, बाल्यावस्था में कुछ पैटर्न्स निर्मित हो जाते हैं, हम लोगों ने पहले ही देखा है इसको। इन पैटर्न से ही अस्थाई भाव निर्मित होता है। तो एक टीचर के हाथ में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इन अस्थाई भावों को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि जो टीचर है आपका, उसको इस बात की जानकारी है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी मात्रा में किस चीज की क्षमता मौजूद है, ये सब उसके नॉलेज में होता है। तो वो अपना अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। और इस ट्रेनिंग के वजह से आपके अस्थाई भावों में परिवर्तन आ सकता है। आपने इतिहास में बहुत सारे ऐसे टीचर्स के बारे में पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर जो था वो एरिस्टोटल का डिसिपल था, ठीक है, उसी का शिष्य था। और ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने काफी मेहनत किया था सिकंदर को इस तरह की योग्यता धारण करने का। अरस्तु को आप देखते ही हैं, वही अरस्तु हैं जो अलग-अलग सब्जेक्ट के फिलॉसफी में अपना ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। ये वही अरस्तु महोदय हैं और अपने समय के बहुत बड़े विद्वानों में इनकी गिनती होती थी। आज भी किसी भी चीज के बारे में अगर जानना होता तो ये देखा जाता है कि अरस्तु ने कुछ ऐसा इसके बारे में कहा था या नहीं। उस समय का जैसा जमाना था, उस जमाने में इस तरह का ब्रेन होना और इतने सारे सब्जेक्ट में दखल रखना कोई छोटी घटना नहीं थी। यही वजह है कि अरस्तु को हमेशा याद किया जाता है। आप भारत में भी जानते हैं, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहां से कहां पहुंचा दिया, जिनको चाणक्य के नाम से हम जानते हैं। मौर्यन एम्पायर पूरा उन्हीं का दिया हुआ है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं, आई.वी. रामास्वामी अय्यर, शायद यही उनके टीचर का नाम था, जो क्लास 5 में उनको मैथ से पढ़ा रहे थे। और एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ये चीज वहां पर उस सिलेबस में था, ये उनको डिस्कस करना था। स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या पूरा मामला है। वो बता रहे थे कि अपने अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पंखों का सहारा लेता है, ठीक है, फिर जंप करते समय अपने पैर को खास दिशा की ओर मोड़ता है। इसके साथ साथ जो उसका पूंछ है, उसका अपना एक अलग यूज है। तो ये सारी चीजें वो बता रहे थे, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो चूंकि रामेश्वरम का स्कूल था समुद्र के किनारे का, और वहां पर समुद्री पक्षियां जो हैं वो शाम के समय में रेत के आसपास ही कहीं ना कहीं अपना घोंसला वगैरह बनाए रहती हैं। तो समुद्र तट पर ले जाकर के उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, और आज वो एक हिस्ट्री है। अगर ये मान लिया जाता, उनके टीचर ने ये मान लिया होता कि एरोप्लेन का मामला है, ये क्लास 5 का स्टूडेंट कहाँ से समझेगा। ये बात मान करके अगर उन्होंने थोड़ा सा आलस्य दिखाया होता तो कलाम साहब हमें कभी नहीं मिलते। थैंक्स टू हिज टीचर कि उन्होंने उस पैटर्न को तोड़ा। तो ये प्रतिभा हमेशा टीचर में होती है। टीचर अगर कुछ भी आपको कहता है तो वो सोच समझ करके कहता है, ठीक है, और उसकी बातों पर आपको विश्वास करना होता है। जो भी काम, जो भी असाइनमेंट्स वो देता है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि टीचर एक स्ट्रेटजी के तहत आपसे ये काम करवाता है। अब आपको लगेगा हर जगह वही टीचर आप ढूंढेंगे तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे उद्देश्यों की वजह से टीचिंग के क्षेत्र में आते हैं। आप खुद समझदार हैं, खुद अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन जो ढंग का टीचर है वो इन चीजों पर वर्क करता है, वो अपने स्टूडेंट्स के क्षमताओं को, उसके गुण को जानता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपसे काम करवाता है या आपको कोई काम करने के लिए देता है, जिसको करने के बाद आपकी कोई पुरानी मान्यता टूटती है, किसी नए तरह के थ्योरीज आपके दिमाग में क्लियर होते हैं, एक नए ज्ञान का जन्म होता है, ठीक है। तो टीचर अगर अनुवांशिकता के गुणों को जानता है, उसके नियम के बारे में अपनी समझ रखता है, तभी वो इन चीजों का फायदा उठा सकता है। अगर उसे ये पता नहीं है तो वो फिर
सबके साथ इक्वली ट्रीट करेगा, मूल प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा हो जाएगी और एक खास तरह का माइंडसेट आपका तैयार हो जाएगा जो कहीं से भी आपके भावी जीवन के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा फैक्ट है कि पर्यावरण के महत्व को जानकर शिक्षक विद्यालय में स्वस्थ वातावरण निर्मित कर सकता है। पर्यावरण के महत्व को जानकर शिक्षक विद्यालय में स्वस्थ वातावरण निर्मित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर को अगर पता रहे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देने से फर्क पड़ता है। सही बात है कि 100% जो डेवलपमेंट है वो प्राप्त नहीं हो सकता, द बेस्ट फॉर्म अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन्मजात योग्यता भी होनी, जन्मजात नहीं, उसको आपके लिए अनुवांशिक योग्यता का होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से, प्रोवाइड करने से उस लेवल तक तो बढ़ाया ही जा सकता है जहां तक बढ़ने की क्षमता स्टूडेंट्स में है। ये बात सही है कि सारे स्टूडेंट्स 100% लाने वाले रैंक में नहीं आ पाते, उस कैटेगरी में शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन जितनी भी मात्रा में उनमें ग्रोथ हो सकता है, ये उसी प्रॉपर एनवायरनमेंट का कमाल है। तो टीचर कोशिश करता है कि ऐसा माहौल बनाए कि सभी स्टूडेंट्स को वो प्रभावित कर सके और सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सके। आप देखिए, जैसे इंग्लिश नहीं आती है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, क्या किया जाता है इंग्लिश के लिए? जो भी इंग्लिश इनका मेथड पेपर होगा उनके लिए काफी उपयोगी है। वहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है उस स्कूल में। क्या करते हैं आप? हर जगह पोस्टर्स वगैरह लगवाते हैं, उन पोस्टर्स में लिखा होता है, जैसे अलग अलग तरह के स्लोगन्स लिखे होते हैं, ठीक है, उसको देख करके स्टूडेंट मोटिवेट होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल में बहुत अच्छा मुझे लगा ये देखने में, वहां पर लिखा हुआ था कि डोंट हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश, इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स आर मेकिंग प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी बोलने में कभी भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो अंग्रेज हैं, जो जन्मजात रूप से अंग्रेजी बोलने वाले हैं, वो भी तमाम तरह की गलतियां करते हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये बात सेट हो जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट। अब इसको एक अलग ढंग से भी आप समझिए। आप में से बहुत सारे लोग इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनको लगता है कहीं गलती हो जाएगी तो क्या। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए इंग्लिश की भी उपेक्षा कर देते हैं। बोलेंगे तो सही बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदी सही सही बोलते हैं हम लोग, ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी? तो फिर इंग्लिश के लिए ऐसी सनक क्यों? जो हमारा मदर टंग है, हम ग्रामेटिकली करेक्ट उस लैंग्वेज को भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो एक ऐसे लैंग्वेज को जो कि सेकंड लैंग्वेज है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं सेकंड लैंग्वेज किसे कहते हैं। जिस लैंग्वेज में हमारा मस्तिष्क इंस्टॉल हुआ है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है, वही हमारा मदर लैंग्वेज है। इसके बाद जो भी भाषाएं आएंगी वो सब के सब सेकंड लैंग्वेज कहलाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में कभी भी बाधा नहीं बनती है, बल्कि उसमें सहायक होती है। इसका विशेष रूप से ध्यान दें। ये आपके दिमाग में आता होगा ना कि हिंदी जानते हैं, हिंदी का शब्द आ जाता है बोलने से, इसका मतलब है कि प्रथम भाषा बाधा बनती है। नहीं, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में कभी भी बाधा नहीं बनती है। शर्त यही है कि प्रथम भाषा को आपने तरीके से सीखा हो। हिंदी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट हमसे निकलेगा ही नहीं, सीधी बात। और इसी के चक्कर में लोग इंग्लिश नहीं बोलते, जानते हुए भी नहीं बोलते। हिंदी धड़ल्ले से बोल देंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहाँ गया कोई फर्क नहीं पड़ता,
भगाओ गाय चर रहा है, बिहार की बड़ी समस्या है। पुल्लिंग, झारखंड में स्त्रीलिंग। एक स्टूडेंट बोल रहा था अपने स्पीच के दौरान अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज लोग आए, 200 साल रही, फिर चली गई। बोला शाबाश, बहुत अच्छा इसने हिंदी बोला है। तो कहीं स्त्रीलिंग का अभाव, कहीं पुल्लिंग का अभाव, तो फिर इंग्लिश के लिए क्यों इतनी परेशानी? बोलिए ना, समझ में आना चाहिए, सीधी बात है। लैंग्वेज का बस इतना ही महत्व है कि आप जो कहना चाह रहे हैं दूसरा उसको समझ जाए। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसका मतलब। ये अच्छी बात है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बोलते बोलते जब आपको खुद उन चीजों की समझ होने लगेगी तो आप अपने आप सही बोलना प्रारंभ कर देंगे, आपके लैंग्वेज में सुधार आना प्रारंभ होगा। तो वातावरण के निर्मित करने का यही महत्व है। जैसे एकदम डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है किसी स्कूल का, तो आप देखेंगे कि सभी बच्चे, जो सीनियर बच्चे हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जो जूनियर वहां पर जा रहा है उसको भी लगता है कि जो भैया दीदी ये लोग हैं, इस तरीके का व्यवहार ये कर रहे हैं, एक कतार में चलते हैं, हाथ पीछे रहता है, साइलेंस बना करके चलते हैं, इधर उधर नहीं घूमते बिना मतलब का, या शोर नहीं मचाते। तो छोटे स्टूडेंट्स इन चीजों से प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि जब बड़े भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी क्या बिसात, हमें भी इस चीज को फॉलो करना है, और आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। वहां पर जहाँ स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड हो गया तो वहां पर वो आपके सारे कमांड को समझेगा, उसको नोटिस करेगा। और जहाँ अफरा तफरी का माहौल है तो आप कितनी भी अच्छी चीज क्यों नहीं दे रहे हैं, वो अपना काम नहीं करेगा। तो माहौल का असर होता है। तो जिस टीचर को इस बात की जानकारी है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट भी वर्क करता है, वही टीचर इस चीज को इम्पोर्टेंस देगा ना, वही अपने टीचिंग में इस चीज को शामिल करेगा। इसके बाद है तीसरा पॉइंट हमारा कि अनुवांशिकता के समानता, परिवर्तन और प्रत्यागमन के नियम शिक्षक को विद्यार्थियों के गुण दोषों को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, प्रत्यागमन। प्रत्यागमन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिटर्न अगेन, पुनः प्राप्त होना। ठीक है, रिटर्न अगेन। तो इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि अनुवांशिकता के समानता, अनुवांशिकता के गुणों के आधार पर आगे देखे जाने वाले परिवर्तन, और फिर उन गुणों के रिटर्न होकर के आने का जो पैटर्न बना हुआ है, ये सभी चीजें एक टीचर को स्टूडेंट के गुण दोषों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इस थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। जैसे जिस टीचर को अनुवांशिकता के गुणों का नियम पता है, उसका महत्व पता है, वो स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जाने से बचा लेगा। किसी भी प्रकार की ग्रंथि के निर्मित होने से पहले ही उसे वो बचा लेगा। कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं जनरली, एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा आता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि या श्रेष्ठ ग्रंथि। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आपस में तो इन शब्दों को यूज करते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए सारे टीचर उसको नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले कैटेगरी में चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम कुछ भी करें, टीचर हमें पूरा छूट दिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
हर जगह ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टीचर का काम होता है दोनों ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स को निर्मित होने से रोकना। यही बात इस लाइन के अंतर्गत कही गई। इसके बाद एक और पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं और उनकी सीमाओं तक परिवर्तन के नियमों को समझने में सहायता मिलती है। और यही शिक्षा की प्रक्रिया का मूल आधार है। और यही शिक्षा की प्रक्रिया का मूल आधार है। एक और पॉइंट आप लोग यहाँ लिख ही लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। बालक के विकास में सर फिर से बताइएगा ना। हाँ, आवाज नहीं ठीक से आ रही थी सर, फिर से बताइए। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और उनकी सीमाओं तक परिवर्तन के नियमों को समझने में सहायता मिलती है, जो शिक्षा की प्रक्रिया का मूल आधार है। जो शिक्षा की प्रक्रिया का मूल आधार है। ठीक है, यहाँ पे इस फैक्ट में ये कहा जा रहा है कि अनुवांशिकता का ज्ञान अगर टीचर को है तो वो इस बात को भी समझेगा कि सभी बच्चे अनुवांशिक रूप से एक समान नहीं होते हैं, और तब वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसा तो नहीं कहा जाता है ना सभी स्टूडेंट्स को कि सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सबके सब गाना गाएंगे। अगर म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है या सिंगिंग कंपटीशन, सबको गाना होगा, ऐसा नहीं होता। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, कोई अच्छा क्राफ्ट डिजाइन कर सकता है, किसी की पेंटिंग और ड्राइंग बहुत अच्छी है। सब में अलग अलग योग्यता है। कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो एक टीचर इसी के अकॉर्डिंग आगे चल करके सबको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, सबको एक जैसा बनाने का प्रयास नहीं करता। और आप गौर से देखिए तो ये सभी लोग हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।